अस्सलामुअलैकुम क्लास। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन खालिद है और मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स पे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और चूँकि हम अपना फ़ेस टू फेस मोड अब जारी नहीं रख सकते ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, ड्यू टू डिज़ास्टर हिट किया है ह्यूमन काइंड को, अब इसकी वजह से हम फ़ेस टू फेस लर्निंग तो नहीं कर पा रहे क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इस चीज़ को रोका हुआ है, अभी अलाउड नहीं है। तो आप लोगों का टाइम भी सेव करने के लिए और इस लर्निंग के प्रोसेस को अनइंटरप्टेबल बनाने के लिए हम ऑनलाइन लेक्चर्स पर आ रहे हैं, जैसे कि हमें मैनेजमेंट की तरफ से गाइड किया गया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डीसी सर्किट्स पे है। डीसी सर्किट्स पे सबसे पहले तो डीसी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट कैसा होता है? ये यूनी डायरेक्शनल होता है। अब ये यूनी डायरेक्शनल है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है उस पर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा और ना ही होती है। स्टूडेंट्स अक्सर इस बात पे कन्फ्यूजन कर जाते हैं, वो समझते हैं कि जो डीसी है वो यूनी डायरेक्शनल भी है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रह रही होती है, जो कि हम आइडियल डीसी को तस्वुर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट इस चीज़ को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो अब आपने याद रखना है, अगर आप कन्फ्यूज़ करते भी थे और अगर नहीं करते थे तो आपकी बात एंडोस हो जाएगी कि डीसी यूनी डायरेक्शनल होता है और इसमें जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो कैसी होनी चाहिए। इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो वेरिएबल भी हो सकती है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यूनी डायरेक्शनल का है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो बुक है वो भी कहती है कि क्या होना चाहिए, इट शुड बी यूनी डायरेक्शनल। तो इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। और उसके बाद मज़ीद उसकी बात करते हैं, ये देखें, इट शुड बी यूनी डायरेक्शनल। अच्छा, द करंट सप्लाइड बाय सेल बैटरी डीसी जनरेटर। अच्छा, अब डायरेक्ट करंट को जो आप हासिल कर सकते हैं उसके लिए वी नो के जो डायरेक्ट करंट है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं बैटरीज़ के साथ, जो कि बड़ा ही उसका एक कह लें आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सोर्स है। बट बैटरी इज़ नॉट दी ओनली सोर्स, डीसी जनरेटर्स आर अवेलेबल और डीसी जनरेटर जो हैं उसके ज़रिए हम इसको हासिल करते हैं। और इसके अलावा भी इसके लिए अब डीसी जनरेटर नहीं है, बैटरी नहीं है, तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर हम डीसी को हासिल करना चाहते हैं तो जो एसी की हमारे पास सप्लाई आ रही है उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। तो ये उसके 2-4 सोर्सेज की बात की है। अब जो नेक्स्ट हम चल रहे हैं डीसी सर्किट्स की जानिब और इस पर अब हम मज़ीद बात करते हैं। डीसी सर्किट्स में हमें पता है कि द क्लोज पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड डीसी सर्किट। अच्छा जी, अब सर्किट की बात करते हैं। सर्किट क्या होता है? वो जो क्लोज पाथ कंप्लीट जो होता है उसको हम सर्किट कहते हैं। कंप्लीट क्लोज पाथ जो होता है किसी भी करंट के लिए, क्योंकि हम डीसी की बात करें तो हम कहेंगे कि डीसी को जो क्लोज पाथ मिलता है उसको डीसी सर्किट कहते हैं। बट एसी हो या डीसी करंट हो, जो मर्जी करंट हो, जो एक मुकम्मल कंप्लीट पाथ होता है उसको हम सर्किट कहते हैं। करंट जो है वो फ्लो भी नहीं करता जब उसके पास कंप्लीट पाथ नहीं होता। वेरी बेसिक चीज़ें हैं ये, आप इसको जानते हैं। और ये चूँकि सब्जेक्ट भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ भी कर रहा हूँ, और अगर आप जानते हैं तो आपके लिए रिवाइज़ हो जाएंगी। और अगर नहीं जानते, जो स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ तो शायद अगर कोई छुट्टी वाले हैं तो वो शायद इसको थोड़ा बहुत समझते होंगे, या जिन लोगों ने डीसी ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स बाद में रजिस्टर किया है, जिन्होंने पहले बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो वो इन चीज़ों को जानते हैं। चलेंगे, तो ये डीसी सर्किट है। इसमें आप देख रहे हैं एक बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, और ये करंट की जो डायरेक्शन इसने शो की है ए टू बी। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आ रहा है, और इस तरह के करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब ये कन्वेंशनल करंट आए इसने शो किया है, ये बल्ब में से पास करेगा, वी नो कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। चलेंगे, तो ये डीसी सर्किट, और ये बड़ा ही सिंपल सा डीसी सर्किट है। आप लोगों ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की सर्किट के एनालिसिस की टेक्निक्स को डिस्कस किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई मज़ीद मुझे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्टर्स इन सीरीज़। वी नो कि रजिस्टर्स के जो कम्बिनेशन है वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन हो सकता है, पैरेलल कम्बिनेशन हो सकता है, इवन कि मिक्स्ड कम्बिनेशन हो सकता है जिसमें सीरीज़ भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। और इससे भी आगे चले जाएँ तो एक कम्प्लेक्स किस्म की उनकी भी अरेंजमेंट हो सकती है, जिसमें हमें ये भी ना पता चले कि वो सीरीज़ हैं या वो किस तरह से हैं, जिसके लिए हम मज़ीद सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल फ़िलहाल हमारे पास है रजिस्टर्स इन सीरीज़। अब सीरीज़ का क्या मतलब होता है? सीरीज़ का मतलब होता है कि जो रजिस्टर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे इन सीरीज़ में, मतलब कि उनके जो एंड है उसके साथ दूसरे का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया जाएगा और सेकंड एंड के साथ
थर्ड का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह थर्ड रजिस्टर के सेकंड एंड के साथ फोर्थ रजिस्टर का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर एक चीज़ को मज़ीद चलाते हैं तो फोर्थ रजिस्टर के सेकंड एंड के साथ फिफ्थ रजिस्टर का फर्स्ट एंड जो है वो लगा दिया जाएगा। और इस तरह से जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में आ जाते हैं। और ये रजिस्टर जो हैं ये इस वक्त सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं R1 R2 R3। और जब रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में होते हैं तो इसके लिए हमें पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू द सम इफेक्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन द सर्किट। अब इस वक्त हमारे पास तीन रजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं इन द सर्किट। तो जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ R1 R2 एंड R3, और जो कि उनके सिंपल उनके सम के बराबर है, उनकी एडिशन के बराबर है। इसको हम कहते हैं कि रजिस्टर जो है वो अब सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसके अलावा जब रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसका एक जो आप कह लेंगे बड़ी बेसिक चीज़ है वो ये है कि वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं। वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं। टोटल जो वोल्टेजेस प्रोवाइड हो रहे हैं इस केस में हमारे पास क्योंकि बैटरी है, ये वोल्टेजेस को प्रोवाइड कर रही है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो हमारे पास बैटरी है वो 12 वोल्ट्स की है। अगर बैटरी 12 वोल्ट्स की है तो ये 3 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर के क्रॉस 4 वोल्ट इक्वल आ जाएगा। किस केस में? जब ये सारे रजिस्टर्स भी इक्वल होंगे। तो मैं इसको चूँकि सिंपल रखना चाह रहा हूँ इस लेक्चर को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि R1 R2 R3 इक्वल हैं। जब ये इक्वल होंगे तो ये जो वोल्टेज डिवीजन है इस टोटल सोर्स के जो टोटल वोल्टेजेस हैं ये इन रजिस्टर्स के क्रॉस भी किस तरह से आ जाएंगे, इक्वली शेयर्ड हो जाएंगे। बट ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे रजिस्टर बराबर हों, तो सारे रजिस्टर बराबर नहीं होते, अक्सर बराबर नहीं होते। तो इस केस में क्या होता है, वोल्टेजेस अब भी डिवाइड होते हैं लेकिन रजिस्टर्स की वैल्यू के प्रोपोर्शनली उसमें शेयर हो जाते हैं। जिसकी ज़्यादा रजिस्टर है उसके क्रॉस ज़्यादा वोल्टेजेस आ जाते हैं, कम के क्रॉस कम आ जाते हैं और कम के क्रॉस कम आ जाते हैं। तो इस तरह से होता है। अब ये जो 3 रजिस्टर्स हैं इनके कंबाइंड इफेक्ट को वो RT के हिसाब से शो कर रहा है। तो ऊपर बता दिया RT क्या है और ये टोटल इसके बाद ये जो सर्किट हमारे पास ये फिग नंबर 1 में था उसी को सिम्प्लीफाई करके फिग 2 में शो कर दिया। और ये RT किसके बराबर होगी, R1 + R2 + R3। फॉर एग्जांपल ये 5 ओम के 3 रजिस्टर थे तो RT कितना होगा, RT होगा 15 ओम्स के बराबर। चलिए जी, तो ये वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं। कन्वेंशनल करंट थी तो ठीक है जी, पैसिव एलिमेंट्स हैं, ओके हो गए। चलिए जी, तो अब ये इस पर हम बात कर चुके हैं कि रजिस्टर्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं। वोल्टेजेस जो हैं वो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। अब जो टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट है वो कैसे होगी, इंडिविजुअल जो पावर्स आपके पास आ रही हैं किसी भी एक सर्किट एलिमेंट के क्रॉस जो कि रेजिस्टेंस है इन दिस केस, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो हमारे पास पावर डिसिपेट हो रही है, टोटल पावर डिसिपेटेड उन सब के सम के बराबर होगी। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट हो रही है उनके सम के बराबर होगी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो रेजिस्टर्स इन पैरेलल है। ये जो हमारा अगला आर्टिकल है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेजिस्टर का जो सेकंड मोस्टली नोन कम्बिनेशन है, बड़ा ही कॉमन सा कम्बिनेशन है, वो रेजिस्टर्स इन पैरेलल हैं। और हमारे पास जो होम अप्लाइंसेस हैं और मुख्तलिफ जगह पे जो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो हम अप्लाइंसेस को इन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और इसके लिए जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएँ तो उनके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। आपको याद होगा कि जब हम सीरीज़ की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेजेस आ रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड हो गए हैं। बट पैरेलल में क्या होगा कि सोर्स की जितनी भी आपके पास वैल्यू है, लेट्स से कि वो 12 वोल्ट का सोर्स है, जो कि हमने पिछली एग्जांपल में भी 12 वोल्ट को सपोज किया था, तो अब भी अगर हम 12 वोल्ट को ही सपोज करते हैं तो इन तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, 12 वोल्ट के 12 वोल्ट ही आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है पैरेलल रेजिस्टर्स की कि इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो डिवाइड नहीं होते। बट यू मस्ट रिमेंबर कि इसमें जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि VI के जो प्रोडक्ट है वो पावर कहलाता है, और अगर उसको टाइम के रिस्पेक्ट से देख लिया जाए तो वो पावर कहलाता है, और अगर टाइम का रिस्पेक्ट निकाल दिया जाए तो एनर्जी कहलाती है। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताता है हमें कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। अब फॉर्म्स कैसे बदल सकती है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जा सकती है या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जा सकती है, इन ईदर डायरेक्शन जा सकती है। तो मैं किसी एक डायरेक्शन की बात करता जाऊँगा।
इसी तरह मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल आ सकती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल आ सकती है, थर्मल टू इलेक्ट्रिकल आ सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे पास हो सकती है, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल की तरफ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल की तरफ जाया जा सकता है, जियोथर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल की तरफ जाया जा सकता है, विंड से इलेक्ट्रिकल की तरफ जाया जा सकता है, सोलर से इलेक्ट्रिकल की तरफ जाया जा सकता है, इसी तरह टाइडल से इलेक्ट्रिकल की तरफ जाया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास बायोफ्यूल्स हैं, बायोमेसिस हैं, उनकी जो बर्निंग है उसको भी अगर मैं थर्मल में कंसिडर करूँ तो हम बात कर चुके हैं कि थर्मल से इलेक्ट्रिकल हम जा सकते हैं। अब आप बेशक रिन्यूएबल से जाएँ, बेशक नॉन रिन्यूएबल से जाएँ, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जो है वो अपनी मुख्तलिफ फॉर्म्स बदल सकती है। अगर वो मुख्तलिफ फॉर्म्स बदल सकती है तो वाई आई एम इंसिस्टिंग कि वो इलेक्ट्रिकल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिससे भी एनर्जी से शुरू करता हूँ इलेक्ट्रिकल पे उसको एंड करवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये जो है इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड। अब पाकिस्तान की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो पाकिस्तान का जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो स्पैन है वो 1600 किलोमीटर्स का बनता है और आप देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट की जा रही है, वो हमारे पास नॉर्दर्न रीजन्स में की जा रही है। मंगला डैम है या तरबेला डैम है या इसके अलावा जो न्यू डैम्स पे काम हो रहा है, मेहमन पे पाशा पे डैम हो रहा है या पाशा में काम हो रहा है, इसके अलावा सवार डैम पे काम हो रहा है। ये मुख्तलिफ हमारे पास डैम्स बन रहे हैं और ये सारे नॉर्दर्न रीजन्स में आ रहे हैं। अब नॉर्थ से पाकिस्तान का साउथ की तरफ 1600 किलोमीटर्स हैं। 1600 किलोमीटर्स कोई थोड़े नहीं होते और इस सारे स्पैन पे हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं और वो उसको लॉसेस से भी बचाया जाता है। खैर वो आगे की चीज़ें हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इस फॉर्म में इस्तेमाल क्यों हम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जो ट्रांसमिशन है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस वो पॉसिबल है थैंक्स टू द ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन की वजह से। उसके अलावा इसमें जो कंट्रोलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा ये बहुत ही क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है। इसमें कोई हमारे पास डायरेक्टली हम कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहे होते और उसमें जो जनरेशन के प्रोसेस पे हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। कंट्रोलेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है और बड़ा इजी टू कंट्रोल है और ये दो चार इसके एडवांटेजेस हैं। फिर ये चीप भी है। खैर ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ये फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। और पैरेलल में हम जब कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेजेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं अक्रॉस एवरी सर्किट एलिमेंट। बाकी जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट से बताई है। वो इसलिए बताई है कि आपने देखा था कि सीरीज़ में वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे थे बट करंट सेम रह रहा था। अब वोल्टेजेस सेम रह रहे हैं बट करंट डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें आप देखें कि ये फर्स्ट फिगर है हमारे पास, इसमें ये रेजिस्टर्स हैं, इसमें ये टोटल रेजिस्टर है। लेकिन टोटल रेजिस्टर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो पैरेलल में जब कनेक्टेड हों तो उसको हम इस तरह से इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 यानी फर्स्ट सर्किट एलिमेंट प्लस 1 ओवर R2 सेकंड सर्किट एलिमेंट प्लस 1 ओवर R3 थर्ड सर्किट एलिमेंट और इस तरह से चलते जाते हैं। खैर ये तो अपना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के हवाले से बात की गई है। अगर हम कैपेसिटेंसेस के हिसाब से बात कर लें तो कैपेसिटेंसेस आपने सिर्फ एक चीज़ जो बड़ी ही सिंपल लगेगी आपको याद रखनी है कि रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन को हम जिस तरह से डील करते हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हम चलेंगे जब हम कैपेसिटर्स के सर्किट्स को हम डील करेंगे तो हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलते जाएंगे। चलें जी, तो ये हमारे पास रेजिस्टर्स आ गए, वोल्टेज की बात हमने कर ली। इसमें भी टोटल पावर इसी तरह से होगी कि सबके क्रॉस जो पावर हो रही है डिसिपेट, उन सब का जो कंबाइन करेंगे तो वो टोटल पावर डिसिपेटेड आ जाएगी हमारे पास। और सीरीज़ में हम क्या करते थे 1 बाय PT इज इक्वल टू 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2 प्लस 1 ओवर P3 के हिसाब से। चलें जी, अब बात करते हैं टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल लगे हुए हैं तो इसको अब आपने कैसे करना है। अब ये इसने जनरल केस बनाने की कोशिश की है कि मोस्टली जब हमारे पास टू रेजिस्टर इन पैरेलल में हो तो बजाय इसको कि आप उसको कैलकुलेट करते रहें, आप उसको सिंपली ऊपर दोनों को प्रोडक्ट ले लें, नीचे दोनों को सम कर लें। तो वो एक्चुअली ये फॉर्म बनाना चाह रहा है और इस फॉर्म को बनाने के लिए वो क्या कर रहा है 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। जिस तरह से हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को डील करते हैं, R1 एंड R2 LCM के तौर पर आ गए, ऊपर R1 प्लस R2 आ गए। बहुत ही सिंपल मैथ्स के बाद ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि न्यूमरेटर में हम उन दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में उनका सम ले लेते हैं और इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह ब्रांचेस का करंट है तो हमने बात की थी कि ब्रांचेस में जो करंट है वो डिवाइड होता है। खैर
लेकिन उसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका जो आपने याद रखना है, करंट उसमें डिवाइड होता है, लेकिन जिस ब्रांच में आप करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं उसको R1 में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के साथ। समझ आई? यानी जिस ब्रांच में मैं ले रहा हूँ उसकी रेजिस्टेंस को मैं काउंट नहीं करूँगा, उसकी रेजिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाऊँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा सेकेंड रेजिस्टेंस को। तो ये आप देख सकते हैं, जब I1 में लेना था तो R2 को मल्टीप्लाई करवाया डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी टोटल करंट इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब I2 में लेंगे तो फिर R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 सेम रहेगा। ये देखें जिस तरह अब ये उसको सिंप्लीफाई कर रहा है, अदर रेजिस्टेंस लाएंगे ऊपर, नीचे सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेज आएगा, यानी न्यूमरेटर में अदर रेजिस्टेंस आएगी, डिनोमिनेटर में सम ऑफ टू रेजिस्टेंस आएगी। अब यहाँ पर वो इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, 3 ओम और 6 ओम की दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। जब हम 3 ओम की रेजिस्टर के अक्रॉस करंट को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 ओम डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट जो कि कितना है 9 एम्पेयर्स। तो ये देख लें आप, ऐसे ही होगा। अब एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट में ये मैं बात कर चुका हूँ कि उसमें हमारे पास वोल्टेज सेम रहते हैं, और कोई अगर कॉन्टैक्ट, कोई हमारे पास अप्लाइंस ख़राब भी होती है तो बाकी सारे काम करते रहेंगे। तो खैर ये चीज़ें आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल अच्छा जी, अब चूँकि हम बार बार बैटरीज़ की बात कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है उसकी भी तो रेजिस्टेंस होती है। उसकी रेजिस्टेंस को जब हम काउंट करते हैं तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स के हिसाब से हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10 सेल लगे हुए हैं और हर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है, यानी 0.1 ओम हर एक की है, और हमारे पास ये सारे सेल्स जो हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो हमें पता है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अब 1 ओम की हो जाएगी। 0.1 के थे सारे और 10 हमारे पास सेल्स थे, तो टोटल कितनी होगी? 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। और बाकी हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है और इसको हम यूजुअली स्मॉल आर के साथ लिखते हैं। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स। और इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जो कि क्या है, लेंथ है, एरिया है, उसकी रेजिस्टिविटी है यानी मटेरियल है, उन्हीं चीज़ों पे, और इसी तरह लेंथ वगैरह पे ये चीज़ें डिपेंड कर रही है। लेंथ पे कैसे कर रही है? डिस्टेंस की बात कर ली। नेचर पे कैसे कर ली है? रेजिस्टिविटी पे हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर ली, ठीक है, तो इस पे डिपेंड कर रही है। एरिया पे कैसे डिपेंड कर रही है? प्लेट्स के एरिया के हिसाब से। और कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड कर रही है। चलिए जी, अब EMF एंड टर्मिनल वोल्टेजेस ऑफ द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं और टर्मिनल वोल्टेजेस एक्चुअली किसे कहते हैं। अब जो सेल के अंदर जो इंटरनली जनरेटेड वोल्टेजेस हैं, जब हम उससे कोई करंट ले नहीं रहे होते, यानी हमने एक बैटरी चार्ज की, हम उससे कोई करंट नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली वोल्ट मीटर लगा के उसके वोल्टेजेस मेजर कर रहे हैं, तो ये होगा उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका EMF होगा। लेकिन अगर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है किसी लोड के साथ, अब उसमें से करंट भी गुजर रहे हैं और अब हम वोल्ट मीटर लगा के चेक करते हैं कि वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, तो ये हमारे पास होंगे टर्मिनल वोल्टेजेस, जो कि इस केस में, क्योंकि मैं डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी की बात कर रहा हूँ, तो डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी के केस में जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं दे वुड बी ऑलवेज लेस देन द EMF से हमेशा कम होंगे। अब अगर हम इसके ऑपोजिट केस, अब पता नहीं आपकी बुक ने डिस्कस किया या नहीं किया, अगर मैं चार्जिंग की बात करूँगा तो चार्जिंग में हमारे पास चूँकि जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के वो एक सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेजेस होंगे दे वुड बी मोर देन द EMF। तो ये अब देखें यहाँ पर ये टोटल करंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। टोटल करंट क्या होगा? EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंसेज हैं, प्लस R जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसको अब आप बड़े आसानी से, अब इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो फिर E को देखना चाह रहा है। E क्या है? V टर्मिनल वोल्टेजेस प्लस IR, यानी वही बात वो आपको बताना चाह रहा है जो मैंने बताई है आपको कि EMF किसके बराबर होते हैं? दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेजेस। किस केस में? डिस्चार्जिंग के केस में। तो ये टर्मिनल वोल्टेजेस प्लस IR के बराबर है।
और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R, जो कि बड़ा सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज 9 हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जब हम अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड करना चाहते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या था, प्रपोज किया व्हीटस्टोन ने, क्या था वो, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बाद बता रहा है वो। अब जो अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंसेज होती हैं उनको कैलकुलेट हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अब ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, इसमें मैं आपको पहले सर्किट दिखा देता हूँ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में आप देख रहे हैं 4 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं। एक को वो अननोन कह देता है, अननोन को चूँकि हम नॉर्मली x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो इसने भी x के साथ रिप्रेजेंट किया। दरमियान में इन 2 टर्मिनल B और D के दरमियान एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर रहा है, B और D के दरमियान गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर रहा है, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको x कह रहे हैं। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, अब हम करते ये हैं कि हम रेजिस्टेंसेस को ऐसे एडजस्ट करते हैं, हमें इनकी इसकी वैल्यू का तो नहीं पता जो हमने लगाई है, लेकिन हम इसको वेरी करते हैं, इतना वेरी करते हैं कि हम देखते हैं कि B से D की तरफ कोई करंट फ्लो ना करे। जब B से D की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वानोमीटर जो है ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब करंट ही नहीं होगा B और D टर्मिनल के दरमियान, या ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये जो हमारा गैल्वानोमीटर है ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो सर्किट इस वक्त है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। जब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अब ये यहाँ पे P और R और Q बाई X के नाम इस्तेमाल कर रहा है तो क्या बन जाएगा, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई X, और यहाँ से हम X की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये X की वैल्यू आ रही है। तो उम्मीद है आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ ये होता है कि जब हमें पता नहीं चलता कि सीरीज रेजिस्टेंसेज हैं या पैरेलल रेजिस्टेंसेज हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हम किरचॉफ्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं जब वोल्टेजेस और करंट को फाइंड करना हो। जब सीरीज़ में है तो हमारे पास बड़ा सिंपल है, उसका हमें पता है कि सीरीज़ में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेज को ऐड कर देते हैं और टोटल वोल्टेज जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। जब पैरेलल में होते हैं तो उसका भी हमें पता है कि करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेजेस जो हैं वो डिवाइड नहीं होते। लेकिन जब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स थोड़े से आ जाएं तो उसमें हम क्या करते हैं, KCL और KVL को अप्लाई करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक जंक्शन पे या किसी भी एक नोड पे जो टोटल करंट होता है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। अलजेब्राइक सम जो है किस करंट का, अलजेब्राइक सम, अब आप सिंपली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं और करंट्स की डायरेक्शंस जो हैं उसकी बात भी है इसमें कि I1 I2 जो हैं उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो भी इसमें एनकाउंटर हो जाएंगी, और उसका अलजेब्राइक सम कर रहे हैं हम, वेक्टोरियल सम नहीं कर रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर इसने कोई एग्जांपल दी है, हाँ जी इसने दी है, इसमें आप देख सकते हैं कि I1 I2 I3 और I4 4 करंट्स हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इन सब का सम 0 के बराबर है। अच्छा, अब इसमें किसी एक डायरेक्शन में जाने वाले करंट्स को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, और नॉर्मली हम वो करंट्स पॉजिटिव लेते हैं जो कि किसी नोड की तरफ आ रहे हैं, दे आर विच आर कमिंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक नोड, उनको हम पॉजिटिव करंट कंसिडर करते हैं। एंड द करंट्स विच आर गोइंग अवे फ्रॉम स्पेसिफिक नोड, उनको हम नेगेटिव करंट्स को कंसिडर करते हैं। I1 and I4 आर कमिंग टुवर्ड्स द नोड, देयरफॉर दे आर पॉजिटिव। I1 प्लस I4 इज इक्वल टू, अच्छा I1 प्लस I4। अब I3 और I2 के बारे में क्या है कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द नोड्स, तो इनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, माइनस I3 माइनस I2। अब ये इन सब का सम हो गया एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स अगेन सुन लें अगर किसी को समझ नहीं आई, तो करंट्स के लिए हम क्या करते हैं, जो करंट्स आ रहे होते हैं टुवर्ड्स द नोड, यानी जो हमने नोड कंसीडर किया इस केस में O है, ये O है, इसको हमने कंसीडर किया है, और इसकी तरफ जो करंट्स आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन, ये बेसिक कन्वेंशन है। तो I1 और I4 इसकी तरफ आ रहे हैं तो इनको हम पॉजिटिव लिखेंगे, I1 प्लस I4, यानी I1 और I4 के साथ हमने कोई साइन नहीं लगाया, ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया, I1 I4 पॉजिटिव हो गया। अब ये I3 और I2 को देखें तो ये नोड से अवे जा रहे हैं,
तो इनके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे -I2 -I3 और फिर इन सब करंट्स को सम कर देंगे, प्लस 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 कर देंगे, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट कमिंग टुवर्ड्स द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। इसको हम किरचॉफ का करंट रूल भी कहते हैं या करंट लॉ भी कहते हैं, इसको आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। चलें जी, तो आगे आ रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और ये भी बहुत सिंपल है कि इसमें हम बात करते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स की। जो टोटल वोल्टेज चेंजेस हैं क्रॉस अ क्लोज लूप वो हमेशा 0 के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि R1 और R2 जितना डिसिपेट कर रहे हैं उतना E को जनरेट करना चाहिए। इट मस्ट डिलीवर उतना जितना R1 और R2 डिसिपेट कर रहे हैं। यानी IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू E, या आप कह सकते हैं E माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी कर सकते हैं IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू E। ठीक हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं IR1 प्लस IR2 माइनस E इज इक्वल टू 0, जैसे आपको ईजी लगे, उसमें नो इशू। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। बैटरी है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें पता है कि वोल्टेज इसको मेंटेन करना है तो बैटरी चाहिए है। सेल्स जब सीरीज़ में होते हैं तो टोटल ईएमएफ किसके बराबर होता है, आपको पता है कि एक के क्रॉस सबके क्रॉस चूँकि डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा n मल्टीप्लाइड बाई ई, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सेल्स मल्टीप्लाइड बाई ई। और ये बहुत सिंपल चीज़ें जो कि हम कर चुके हैं, सिंपली उसी तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पैरेलल पाथ्स हैं उसको m रोज़ कह देता है, तो यहाँ पर हम m को इस्तेमाल कर लेंगे। वेरी सिंपल, बड़े आसानी से यहाँ पर m को इस्तेमाल करके इसकी कैलकुलेशंस की जा सकती है। तो ये आपकी एक सिंपल असाइनमेंट होगी, इसमें आप मिक्स्ड ग्रुप्स को और इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, कंसीडर करेंगे और इन चीज़ों को आपने तैयार करना होगा, खुद से इसको देखना होगा। ये सेल्फ स्टडी होगी और आपकी असाइनमेंट भी होगी। क्योंकि हम असेसमेंट्स को बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर लेक्चर में आपको एक असेसमेंट दी जाएगी किसी किस्म की असाइनमेंट या क्विज़ के हिसाब से। चलें जी, तो अब शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन है। और डोमेस्टिक अप्लाइंसेज जो हैं वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट की जाती हैं मैं बता चुका हूँ, बड़ा इजीली आपको पता है। और डज अ सेल पोजेस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी है। वाई इज व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड प्रेफर्ड टू वोल्ट मीटर मेथड, अब इसमें आपको पता है कि क्यों उसको प्रेफर किया जाता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक तो एक्यूरेसी है और दूसरा ये है कि ये इसमें कोई सोर्स वोल्ट को हम सोर्स वोल्टेजेस को हम जो ले रहे होते हैं तो उसकी फ्लक्चुएशंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। वाई व्हीटस्टोन सर्किट कॉल्ड अ ब्रिज, उसको ब्रिज क्यों कहते हैं तो ये भी आपको पता है, क्योंकि उसमें गैल्वानोमीटर का ब्रिज जो है वो कनेक्टेड होता है। जो हमने टर्मिनल देखे थे उसमें बी और डी के दरमियान था, तो वो एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक सम, तो अलजेब्राइक सम में आपको पता है कि साइन ऑफ द क्वांटिटी जो है वो हम लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि टुवर्ड्स द नोड आ रहे हैं तो प्लस लेंगे, अवे फ्रॉम द नोड जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लेंगे। तो चलें जी, यहाँ तक आपका ये सेकंड चैप्टर था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी से खुश असलूबी से सुना होगा और इंशाल्लाह आपको कुछ समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।